with the which deals with the surface phenomena, with the surface phenomena। बेटा सरफेस फिनोमिना क्या होता है, क्या है ये सरफेस फिनोमिना, तो यहां पर ध्यान से देखेंगे हम लोग, बड़े ध्यान से समझेंगे। सरफेस के ऊपर इंटरेक्शन होगा, ठीक है। बेसिकली हम बात करेंगे और मैं बोल सकता हूं यहां पे इंटरेक्शन, इंटरेक्शन किस चीज की स्टडी है ये, तो इंटरेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ, इंटरेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ अ मैटर। किसी मैटर के सरफेस पे जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन को लेकर के ये चर्चा है बेटा, उस इंटरेक्शन को लेकर के ये चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। दैट इज अ काइंड ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। बेटा क्या बात समझ में आ रही है आपको? बेटा बोलो, ये बात पल्ले पड़ रही? सरफेस फिनोमिना के बारे में स्टडी है, ध्यान रखना, बोलते रहना भाई बीच बीच में। अच्छा देखो, इसके अंदर हमें पहले सबसे पहले दो वर्ड्स के बारे में सुनना है। एक वर्ड आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, एब्जॉर्प्शन। देखो ठीक है भाई, एब्जॉर्प्शन, ठीक है बेटा। और एक वर्ड हमारे पास, एक नया वर्ड आएगा, दैट इज एडजॉर्प्शन, ठीक है, एडजॉर्प्शन, ठीक है बेटा। ये दो वर्ड आपको क्लियर हो रहा है? देखो भाई, एक चीज मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि कभी आपको मेरी बात, देखो ये वर्ड दोनों सुनने में एक जैसे लगेंगे, तो क्योंकि हम माइक और डिजिटल क्लास ले रहे हैं ना, तो डिजिटल क्लास लेते समय हो सकता है कि मैं कई बार एडजॉर्प्शन बोल रहा हूं, तुम्हें एब्जॉर्प्शन सुनाई दे रहा है, मतलब इस वर्ड में कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं आपको पहले बता दूं इस एब्जॉर्प्शन के बारे में, ये जो पहला वर्ड है इसके बारे में बस हम यही थोड़ी सी चर्चा है, बहुत ही कम अमाउंट में बात करने वाले, बस शुरुआत में ही बात होगी। यानी कि बाद में जितनी भी बात करूंगा सारी बातें किसके ऊपर होंगी? एडजॉर्प्शन। तो कहीं तुम्हें अगर ऐसा कहीं कंफ्यूजन माइंड में, सुनने में कोई मिस्टेक हो जाए कि सर एडजॉर्प्शन बोल रहे हैं या एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं, तो प्लीज ध्यान रखना, मैं एडी इस एडजॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ बाद के बाकी पोर्शन में। शुरुआत में बस थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहा हूँ भाई। क्या बात ये क्लियर हुई आप लोगों को पहले? क्योंकि कल को वर्ड को लेके प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बोलो भाई, बोलिए बेटा जी, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। हाँ तो देखो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए बात कर लेते हैं बस डिफरेंस बिटवीन तक, जब तक हम इन दोनों को डिफरेंस कर रहे हैं तभी तक बात कर रहा हूं मैं एब्जॉर्प्शन की, वरना पूरे चैप्टर में एडजॉर्प्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूं तो एब्जॉर्प्शन जो है, जो आप जानते हो, दैट इज अ काइंड ऑफ बल्क फिनोमिना। ये कैसा फिनोमिना है बेटा? तो ये एक बल्क फिनोमिना है। और ये कैसा फिनोमिना है बेटा? ये है सरफेस फिनोमिना। तो देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस केमिस्ट्री है ना बेटा। तो हमें ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा बात इस सरफेस फिनोमिना को लेके करनी है, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री को लेके करनी है। तो हम मैक्सिमम टाइम किसकी बात कर रहे होंगे बेटा? हम सबसे ज्यादा टाइम आपका एडजॉर्प्शन की बात कर रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो पहले ये बल्क फिनोमिना और सरफेस फिनोमिना क्या होता है, उससे पहले आप इसे छापिए, इस बातों को छापिए, जो बातें मैंने यहाँ लिखी है इन बातों को छाप लो बेटा जी, इन बातों को छाप लीजिए आप, इन बातों को छाप लीजिए। छाप लिया बेटा जी? ये बल्क और एडजॉर्प्शन, बल्क और सरफेस। अभी क्लियर करता हूं बल्क और सरफेस की कहानी, बल्क और सरफेस की कहानी अभी क्लियर करता हूं बेटा। बोलिए भाई, क्लियर हो रही बात? ये बोलो भाई, बोलिए। ठीक है, चलो देखते हैं, यहां देखते हैं बेटा। तो अब हम लोग बात करते हैं यहां पर, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करता हूं एब्जॉर्प्शन, ये बल्क फिनोमिना का क्या मतलब है? ABRP एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या है, मान लीजिए कोई मैटर है मेरे पास, ये कोई मैटर है, ठीक है, और मान लो इसको मैंने पानी में डुबो दिया बेटा, इसको मैंने कहां रख दिया? पानी के अंदर रख दिया, ठीक है, या कोई सॉल्यूशन है ये, मान लो ये कोई सॉल्यूशन है बेटा, यहाँ पर ये कोई सॉल्यूशन के अंदर इस मैटर को मैंने डुबो दिया, सॉल्यूशन के अंदर इस मैटर को, उस सब्सटेंस को मैंने डुबो दिया भाई एक सॉल्यूशन के अंदर। तो जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन के अंदर जो कंटेंट है, अगर वो सॉल्यूशन वाला कंटेंट इसके अंदर भी, मैटर के अंदर तक चला जाता है, तो वो आपका कैसा फिनोमिना शो कर रहा है बेटा? मैटर के साथ अगर वो अंदर तक चला जा रहा है, उस मैटर के अंदर चला गया है, दैट मींस वो एक बल्क फिनोमिना है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहाँ कोई मैटर रखा था, अगर मैंने यहाँ कोई मैटर रखा था, कोई सब्सटेंस रखा हुआ है मैटर, ठीक है बेटा, इस मैटर के ऊपर, इस मैटर के अंदर वो जो सब्सटेंस है, जो भी सब्सटेंस है, वो इस मैटर के अंदर नहीं गया, वो इस मैटर के ऊपर सरफेस पर आकर के उसके साथ अट्रैक्ट हो गया, उसके सरफेस पे इंटरेक्ट हो गया, खाली उसके सरफेस पे जाकर के अट्रैक्ट हो गया बेटा ये, ठीक है। तो ये आपका कैसा फिनोमिना है बेटा? ये है सरफेस फिनोमिना। ये बल्क फिनोमिना का मतलब है जो आपका सब्सटेंस है वो इनसाइड द मैटर, इनसाइड द
मैटर चला जाएगा, मैटर के अंदर तक चला जाएगा वो, ठीक है बेटा, मैटर के अंदर तक चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो ओनली कहाँ रहेगा, सरफेस के ऊपर इंटरेक्टेड रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? बोलिए, क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो। आप सुनो मेरी बात, आप सुनना मेरी बात। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आप फोम को, कोई भी चीज ले लो, फोम ले लो, कपड़ा ले लो, कुछ भी ले लो, अगर आप फोम को पानी के अंदर डालते हो बेटा, वाटर के अंदर डालते हो, तो पानी उस फोम में, मान लो ये फोम है, ये छोटा सा टुकड़ा है फोम का, तो पानी उसके अंदर तक चला जाता है। स्पंज, स्पंज तो सुना होगा आपने, स्पंज, स्पंज तो सुना होगा ना। या सब कुछ छोड़ो, वो रसगुल्ला याद करो, स्पंज वाला रसगुल्ला, रसगुल्ले के अंदर वो चाशनी रसगुल्ले के अंदर तक चली जाती है ना भाई, ऐसा तो नहीं होता, ऊपर ऊपर तो नहीं होती ना चाशनी भाई। बोलो बोलो बेटा, अरे बोलो, है ना। हाँ मस्त मजेदार, अब तुम्हें एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो फिनोमिना हो रहा है, दैट इज योर एब्जॉर्प्शन फिनोमिना बेटा, एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन अगर कोई चीज सरफेस पर ही रह गई, अंदर तक नहीं गई, तो ये जो है इसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन, एडी। यहाँ बस बी और डी का फर्क है, इसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात? पहले तो ये बताओ, बोलो भाई। ठीक है, तो यहां देखना क्या कहते हैं, अगर मैं बात करता हूं एब्जॉर्प्शन की बेटा, एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या होगी? तो एब्जॉर्प्शन के बारे में बोलोगे, इट इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिना, ये डेफिनेशन लिख लो, पूछा जा सकता है। इट इज द फिनोमिना इन विच, लिख लीजिए आप लोग, लिखना स्टार्ट कीजिए, इन विच सब्सटेंस enters the bulk of the matter, enters the bulk of the matter। अगर वो bulk of the matter के अंदर चला गया है, that is वो कैसा केस है बेटा? ये है एब्जॉर्प्शन। लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या होगा बेटा? तो इसकी डेफिनेशन सुन लो, इसकी डेफिनेशन सुन लो, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, it arises when a substance gets interacted only on the surface, interacted with the surface of the matter, interacted with the surface of the matter। अगर वो सिर्फ मैटर के सरफेस तक इंटरेक्टेड रह गया है, तो वो आपका कैसा है बेटा? वो है आपका क्या? वो है आपका एडजॉर्प्शन। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? ठीक है ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे बेटा। यहाँ पर ये छाप लीजिए, छाप लीजिए, इसको फटाफट छाप लीजिए। ठीक है भाई, इस चीज को छाप लीजिए। अभी हाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छा इसका एग्जांपल, एडजॉर्प्शन का एग्जांपल। अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। आपने कभी कोई बड़ा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या जूते वगैरह खरीदे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। जूते वगैरह के डब्बों के अंदर ना एक छोटा सा पाउच आता है बेटा, एक छोटा सा पाउच आता है, उसके अंदर चीनी के क्रिस्टल टाइप कुछ पड़े होते हैं। क्या आपने ऐसा कहीं देखा है? कोई नया सामान खरीदते हो तो उसके अंदर एक व्हाइट कलर का छोटा सा पाउच पड़ा होता है, उस पाउच के अंदर छोटे छोटे चीनी के क्रिस्टल टाइप कुछ पड़े होते हैं। अरे वाटर बहुत सारी चीजों में आता है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में भी आता है, वो वाटर बॉटल में होता है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में भी होता है। तो मुझे बताइए वो होता क्या है? पहले तो वो चीज क्या होती है मुझे बताइए, क्या जानते हो उसके? हाँ जी, ये क्या होता है? जो इसका नाम पहले तो सुन लीजिए, सिलिका जेल। ये सिलिका जेल करता क्या है बेटा और क्यों रखा जाता है वहां पर? तो एक्चुअली ये सिलिका जेल जो होता है, ये आपका यहाँ पर ध्यान से देखना, यही आपका ये यहाँ पर कौन सा फिनोमिना दिखा रहा होता है? एडजॉर्प्शन। किस तरीके से दिखा रहा होता है तो समझेंगे बेटा। होता क्या है, क्या होता है, आप जो नया सामान लाए हो, मान लो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाए हो, और आपके एटमॉस्फेयर में क्या होता है? मॉइस्चर प्रेजेंट है बेटा, मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो वो मॉइस्चर क्या होगा? अगर आपके सामान को मॉइस्चर लग गया, मान लो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है या कोई लेदर का आप सामान लाए हैं, उसको अगर मॉइस्चर लग गया तो बेसिकली आपका जो सामान है वो खराब हो जाएगा, वो सामान खराब हो जाएगा। तो उस चीज से बचाने के लिए हम उसके डब्बे में क्या डाल देते हैं? सिलिका जेल डाल देते हैं। तो गलती से अगर वहां मॉइस्चर आया तो ये सिलिका जेल इस मॉइस्चर को क्या करेगा बेटा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसा एग्जांपल लिख सकते हैं। यहां एग्जांपल क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना, यहां पर लिख लेंगे एग्जांपल,
एडजॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर का एडजॉर्प्शन किसके ऊपर बेटा? मॉइस्चर ऑन, यहां ध्यान से देखना, ऑन सिलिका जेल। क्या ये बात क्लियर हो रही है? सिलिका जेल पे जो मॉइस्चर एडजॉर्ब हो रहा है, यहां पर एब्जॉर्ब नहीं, एडी एडजॉर्ब बात करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रही बात? बोलो भाई, बोलो। अभी और एग्जांपल देता हूं, ये चीज हो गई, छाप लो इसको, पहले छाप लो, इस चीज को छाप लो भाई। और एग्जांपल बताता हूं, और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हो गया ये। दोनों, वो तो फिनोमिना कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा और क्या नहीं होगा उसके पीछे भी कई सारी केमिस्ट्री है बेटा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ना हर सामान जो होता है, मान ले देख ये तो पानी था, मान ले तो सॉल्यूशन था, तो वो सब्सटेंस के अंदर पेनिट्रेट कर गया, तू कहीं टेबल पे बैठा है, मान ले टेबल के ऊपर तेरे प्लाई लगी होती है ना बेटा, प्लाई लगी होती नहीं लगी तो प्लाई, और वो प्लाई के ऊपर अगर पानी गिरा तो पानी प्लाई के अंदर तो नहीं जाएगा ना बेटा, प्लाई के अंदर तो नहीं घुसता ना पानी, वो तो सरफेस पे ही पड़ा रहेगा। वो बता अंदर जा पाएगा क्या? तो वो डिपेंड करता है कि वो अंदर पेनिट्रेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अभी समझाएंगे इसको भी और डिटेल में, पहले अभी सिंपल सा वर्ड समझा रहा हूं मैं, बस पहले तुम्हें पहले इस वर्ड का मतलब समझा रहा हूं। ठीक है बेटा, देखेंगे यहाँ पर, आगे देखो। तो और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखो, और अपने रियल लाइफ का एग्जांपल मैं एक और बताता हूँ। हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड देखा हुआ है भाई, आप लोगों ने व्हाइट बोर्ड देखा है, बहुत बार देखा होगा। आज से पहले ट्यूशन हम ऑफलाइन पढ़ा करते थे, कुछ महीनों पहले हम ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ते थे, और ऑफलाइन ट्यूशन में मैं एक मार्कर यूज किया करता था, उस मार्कर से व्हाइट बोर्ड पे लिखा करता था। वो तो मार्कर की जो इंक थी वो सरफेस पे ही तो इंटरेक्ट होती थी, खाली उस पे तो चिपकती थी, तभी तो बड़ी आसानी से मिटाने पे मिट भी जाता था। अरे बोलो भाई, समझ आ रही है बात? बोलो भाई, वो जो मार्कर की इंक से मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता था, वो भी एक एडजॉर्प्शन फिनोमिना था बेटा। और बताता हूं, अगर आप रात को कोयले को रख देंगे ना बेटा, तो कोयले के ऊपर क्या होगा? अगर आप रात को कोयला रख के छोड़ देना छत पे, ठीक है, तो क्या होगा? उसके ऊपर ना सुबह एक पॉल्यूटेंट की एक लेयर चढ़ी हुई नजर आएगी आपको, एक पॉल्यूटेंट की लेयर। जैसे ये मान लो कोयला आपने रख दिया, एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा है, तो इसके ऊपर ना आपको एक व्हाइट कलर की, हल्की सी सिल्वर कलर की, क्या कहते हैं, इसके ऊपर को एक पॉल्यूटेंट, जो पॉल्यूटेंट आपके एटमॉस्फेयर में है ना, उनकी लेयर इसके ऊपर डिपॉजिटेड रहेगी, लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। ये आपका क्या है बेटा? ये क्या है? ये है आपका एडजॉर्प्शन, ये भी आपका एडजॉर्प्शन। और बताता हूं, और सुनो, और एग्जांपल सुनो। वो पॉन्ड्स ब्लैक, अरे ये पॉन्ड्स ब्लैक सुना है तुमने? पॉन्ड्स ब्लैक क्या है ये? फेस वॉश। वो फेस वॉश आता है, फेस वॉश के अंदर वो बताते हैं कि इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक्टिवेटेड चारकोल। तो ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है बेटा? ये आपके फेस के ऊपर जो इम्प्योरिटीज हैं, उन सबको ये क्या करता है बेटा? एड्सॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर क्या करता है? एड्सॉर्ब कर लेता है। बोलो भाई, समझ में आ रही बात? बोलो भाई, बोलो। ये सारा खेल, ये सारे नई चीजें दिख रही हैं आपको, क्या क्या होता है आपके चारों तरफ? बोलो। और बताता हूं। कभी कभी क्या होता है, जब किसी रूम को काफी दिनों तक बंद करके छोड़ दो, काफी दिनों तक आप अगर मान लो आप घर बंद करके कहीं घूमने चले गए, आराम से महीनों बाद आए अगर, तो आपको आपके घर के सामान के ऊपर, घर का कोई भी सामान रखा है, उसके ऊपर एक पतली सी धूल की लेयर जमी हुई मिलती है, पतली सी यूनिफॉर्म लेयर जमी हुई मिलेगी धूल की, मट्टी की, डस्ट की एक बहुत ही ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, डस्ट की एक बहुत ही छोटी सी लेयर जमी हुई मिलती है बेटा। याद है? देखा है सबने? बोलो कभी देखा है ऐसा? डस्ट की लेयर जमी हुई मिलती है। ये डस्ट, अच्छा मैंने ऑरेंज कलर का बना दिया है डस्ट, पर आप लोग प्लीज इसको, ठीक है ना, डस्ट की लेयर जमी हुई मिलती है बेटा। तो ये डस्ट की लेयर जो जमी हुई मिलती है, वो अपने आप कैसे जम जाती है भाई? और एकदम यूनिफॉर्म कैसे जम जाती है? तो एक्चुअली ये सारा खेल पीछे क्या है? सरफेस केमिस्ट्री का है बेटा। ये सारा खेल यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री का है। समझ में आ रही बात? बोलो बेटा जी। ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको? पहले एडजॉर्प्शन के एग्जाम्पल समझ में आया आप लोगों को? सब कुछ बोलिए, बोलो भाई।
आ गया ना, छाप लो छाप लो छाप लो, सारे एग्जाम्पल छाप लो यहाँ से, सारे एग्जाम्पल छाप लो यहाँ से जल्दी से, ठीक है। और बात करते हैं आप, ध्यान से देखेंगे बेटा जी। हाँ ठीक है, अच्छा देखते हैं भाई। हाँ तो हाँ बात करें, आगे बात करें बेटा, बड़े बड़े बेटा जी आगे बढ़े, बोलो हो गया, अरे लिख लिया, आगे बढ़ जाएं, बोलो भाई, अरे लिख लिया तुम लोगों ने, बोलते क्यों नहीं हो। देखो यहाँ आगे देखो, तो देखो बेटा अब बात करते हैं एड्सॉर्प्शन के पीछे कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो एड्सॉर्प्शन इन्वॉल्व्स, एड्सॉर्प्शन के पीछे दो लोग इन्वॉल्व है। एड्सॉर्प्शन इन्वॉल्व्स टू टाइप ऑफ सब्सटेंस। एड्सॉर्प्शन के पीछे दो तरह के सब्सटेंसेस की जरूरत होती है। कौन कौन से दो तरह के सब्सटेंस है बेटा हमारे पास, तो एक होता है एडसॉर्बेट, एक होता है एडसॉर्बेट और एक होता है यहाँ पर एडसॉर्बेंट। ध्यान से देखना, एक होता है एडसॉर्बेंट, ठीक है बेटा। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ फटाक से, फिर डेफिनेशन लिखवाता हूँ। ध्यान से देखना, इधर देखो, आपका जो सिलिका जेल था बेटा, देखो ध्यान से देखो, जो सिलिका जेल था उसको आप कौन सी कैटेगरी में रखोगे, उसे रखोगे एडसॉर्बेंट, जो एडसॉर्ब कर रहा है, जो एडसॉर्ब कर रहा है। और जो चीज एडसॉर्ब हो रही है, यहाँ पर मॉइस्चर, मॉइस्चर क्या है बेटा, मॉइस्चर एडसॉर्बेट हो जाएगा। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, एडसॉर्ब करने वाला, एडसॉर्ब होने वाला, दो बातें समझ में आ रही हैं। बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को, देखो यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। हाँ बेटा बोलो, हाँ बेटा बोलो। हाँ जी, फिर अभी करना क्या है ये बताओ। रिकॉर्डिंग तो पड़ी हुई है, अरे यार ऐसे क्लास, चलो ठीक है देख लेंगे। हाँ देखो अभी फिलहाल रखो, हाँ भाई आगे सारा एडसॉर्प्शन ही चलेगा, ठीक है। तो जहां भी मैं बोल रहा हूँ एडसॉर्प्शन की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, बाकी मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखा करो इधर मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ, अगर मैं आपको सब्सटेंस के बारे में बताऊं बेटा, यहाँ तो देखो यहाँ, ये मान लीजिए ये सब्सटेंस था, ये सिलिका जेल था बेटा, ये सिलिका जेल था, ठीक है। अब ये सिलिका जेल के ऊपर क्या हुआ, तो मॉइस्चर एडसॉर्ब हो गया। इस सिलिका जेल के ऊपर क्या एडसॉर्ब हो गया बेटा, मॉइस्चर एडसॉर्ब हो गया। इसके सरफेस पे एडसॉर्ब हो गया होगा, इसके सरफेस पे एडसॉर्ब हो गया होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो चीज एडसॉर्ब हुई और जिसने एडसॉर्ब किया, देखो जो एडसॉर्ब हुआ, ये जो मॉइस्चर है, ये तो हो गया बेटा आपका एडसॉर्बेट, ये हो गया एडसॉर्बेट, ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज एडसॉर्बेट। और ये क्या हो गया, सिलिका जेल को क्या नाम दे दिया गया, एडसॉर्बेंट। बोलो बेटा जी, बोलिए, कोई दिक्कत इसमें, बोलो भाई। तो यहाँ पर यहाँ देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस, इसकी डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस विच गेट्स एडसॉर्ब्ड, जो एडसॉर्ब हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, विच गेट्स एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ, लिख लो इसको, लिख लो, ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट, ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट, एक मिनट रुक जाएंगे, एडसॉर्बेंट, ठीक है, एडसॉर्बेंट, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पर द सब्सटेंस बहुत सिंपल डेफिनेशन है, विच एडसॉर्ब्स द एडसॉर्बेट, जो एडसॉर्बेट को एडसॉर्ब कर रहा है वो एडसॉर्बेंट, जो हो रहा है वो एडसॉर्बेट। बोलो भाई, डेफिनेशन समझ में आ गई बेटा, बोलो भाई, क्या आपको समझ में आ गई डेफिनेशन, बोलो भाई, छाप लो इसको, बोलिए बेटा जी। हाँ भाई, हुआ कुछ बेटा, हो गया, बोलो भाई, हो गया। अरे हाँ लिखो इसको, लिखो इसको, लिखो, हाँ कोई लिख ले भाई। अब मैं तो यार बोलता रहता हूँ क्योंकि ऐसा ना लगे तुम्हें, क्योंकि बेटा देखो ऑनलाइन क्लास में तुम्हें लगता हो ना, ऑनलाइन क्लास हमारे लिए तो बहुत ज्यादा हेक्टिक है, तुम्हारे लिए आरामदायक हो सकती है, हमारे लिए थोड़ी हेक्टिक हो जाती है, क्योंकि मुझे ना कंटिन्यूअसली बोलना होता है। अगर मैं चुप बैठ गया तो तुम्हारे मन में डाउट आएगा, क्लास ओवर तो नहीं होगी, मतलब सर
डिस्कनेक्टेड तो नहीं हो गया सर, कहीं का मतलब कुछ नेटवर्क इशू तो नहीं आ गया, तुम्हारे मन में ऐसी चीजें आ सकती हैं, इसलिए मैं कॉन्टिन्यूसली बोलता रहता हूँ। पर आप लोग लिख लिया कीजिए मतलब, और लिखने के बाद बता दिया कीजिए बस। इसलिए ये ऑनलाइन क्लास में बस हमारा गला सूख जाता है। हाँ भाई हो गया बेटा जी, हो गया, ये हो गया, बढ़िया। अब बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चैप्टर है भाई, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक हो भाई। हाँ हो गया ना, चलो देखो आगे नेक्स्ट देखेंगे भाई। एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट की कहानी हो गई। अब देखो लिख 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 ले बेटा, लिख ले जल्दी से लिख ले, लिख ले। लिख ले भाई। हाँ भाई देखेंगे यहाँ पर। आगे बढ़े बेटा, नूपुर हो गई, हो जाए तो हम आगे बढ़े, बोलो हो गया, चलो जी देखते हैं आगे, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, अब ये मतलब कॉज, क्या रीजन है कॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन, मतलब या फिर ऐसा बोल सकते हैं कॉज ना बोल के रीजन फॉर एड्सॉर्प्शन बोल देते हैं। रीजन, क्या रीजन है एड्सॉर्प्शन होने का, मतलब क्या आफत आई है, रीजन फॉर एड्सॉर्प्शन, क्यों होता है ये एड्सॉर्प्शन, ठीक है बेटा। तो इसके पीछे ध्यान से सुनना, एड्सॉर्प्शन के पीछे एक जो बहुत बड़ी फोर्स है, जो एक फोर्स बहुत बड़ी नहीं छोटी है, मतलब फोर्स तो बहुत छोटा है पर रीजन बड़ा है, ठीक है। तो वो रीजन क्या है बेटा, दैट रीजन इज योर रेजिडुअल फोर्सेस, दैट रीजन इज योर रेजिडुअल फोर्सेस। क्या होता है बेटा, रेजिडुअल फोर्सेस कहां पर होती हैं, किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पर होती है बेटा। सरफेस पर कैसे रेजिडुअल फोर्सेस, किस तरह की रेजिडुअल फोर्सेस, तो बड़े ध्यान से देखना। मैं आपके सामने एक मैटर बना रहा हूं, ये मैंने एक सब्सटेंस बना दिया, छोटा बना देते हैं इसको, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं भाई, ध्यान से देखो ये मैटर। अच्छा मुझे बताओ भाई, कोई भी मैटर किस चीज से बनता है बेटा, किस चीज से मिलके बना होता है, बताइए बताइए किस चीज से मिलके बना होता है, एटम से मिलके बना होता है ना, बहुत सारे एटम से मिलके बना होगा। तो चलो हम इसके अंदर हम एटम डाल देते हैं बेटा, इसके अंदर हम ना एटम डाल देते हैं। ये रहे हमारे पास बढ़िया तरीके से एटम, मैं यहाँ एटम एटम दिखा देता हूँ सारे, ठीक है भाई, बढ़िया डायग्राम, बोलो भाई, ठीक है भाई, एटम बना देगा, एक मिनट रुको बस, ठीक है। तुम लोग भी तब तक डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। अब तुम ये मत कहना सर हम ग्रीन पेन कहाँ से लाएंगे, तुम अपने नॉर्मल नीले हरे पेन से जो भी तुम यूज कर रहे हो उससे बना लो, ठीक है। तो देखो बेटा एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से देखना, यहाँ ध्यान से देखना बेटा, क्या होता है, जो पार्टिकल्स जो बिल्कुल सरफेस के पास वाले पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को देखना बेटा। और देखो यहाँ पर दो तरह के पार्टिकल्स है, एटम जो है दो तरह के पार्टिकल्स है, एक तो सरफेस में जो प्रेजेंट है, एक तो जो सरफेस पे प्रेजेंट है, और एक जो बल्क में प्रेजेंट है बेटा, एक जो बल्क में प्रेजेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ सरफेस पे कौन कौन से पार्टिकल प्रेजेंट है बेटा। यहाँ देखो, उसको मैं थोड़े दूसरे कलर से भी रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ देखो सरफेस पे ये पार्टिकल प्रेजेंट है भाई, ओहो इधर देखो बेटा, मैं बताता हूँ कौन कौन से पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट है। यहाँ ध्यान से देखना बेटा, यहाँ ध्यान से देखो, ये जो सबसे फर्स्ट लेयर है ना, अरे सबसे पहली वाली जो लेयर है भाई, इधर देखो मैं बता देता हूँ, चारों तरफ से देख लो आप लोग, ऐसे में इसको इधर देखो, ये जो यहाँ पर पहली लेयर है, ये जो पूरी की पूरी राइट साइड में यहाँ जो लेयर है, यहाँ जो लेयर है, ये यहाँ जो ये पहली लेयर है, यहाँ जो ये पहली सबसे बाहर वाली जो लेयर है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है ना, हर तरफ से चारों तरफ से सबसे बाहर वाली लेयर है, वो कौन सी लेयर है बेटा, दैट इज योर सरफेस लेयर। बोलो भाई, वो सरफेस लेयर है ना। और जो अंदर बैठी है बेटा, अंदर वाली कोई भी, ये आपका बल्क है, ये आपका बल्क लेयर है, ठीक है। आप सुनो यहाँ पर, इधर देखिए बल्क वाले पार्टिकल को देखो बेटा, बल्क वाले पार्टिकल को देखेंगे आप, तो बल्क वाले पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, ऊपर भी पार्टिकल है, इसके नीचे राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी है, हर तरफ आपको पार्टिकल देखने को मिल जाएंगे बेटा, हर तरफ आपको पार्टिकल देखने को मिल जाएंगे। तो आप एक चीज देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इस चीज को देखेंगे। यहाँ पर मैं इस डायग्राम को ना और अच्छा बना देता हूँ, देखो ये इसको और अच्छे से बना देता हूँ, इधर दोबारा से देख लो। मान लो ये हमारा मैटर था, इस मैटर के अंदर यहाँ पर बीच में एक बल्क वाला पार्टिकल बैठा हुआ है बेटा, ये बल्क वाला पार्टिकल है। इस बल्क वाले पार्टिकल के ऊपर भी पार्टिकल होगा, राइट में भी होगा, लेफ्ट में भी होगा, नीचे भी होगा। तो अगर आप इस पार्टिकल को देखें ध्यान से, इस पार्टिकल को अगर आप देखें बेटा ध्यान से, तो इस पार्टिकल के ऊपर भी एक फोर्स है, नीचे भी एक राइट में भी फोर्स है, लेफ्ट में भी फोर्स है, और
मतलब हर डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है इसकी जिंदगी में। तो बेसिकली ये जो बीच वाला पार्टिकल है, इस बीच वाले पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लग रहा है, इस बीच वाले पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना फोर्स है बेटा? 0। क्यों 0 है? क्योंकि यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लग रहा है बेटा। यहाँ पर बीच वाले पार्टिकल पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं। इस वजह से बीच वाले पार्टिकल के पास एज सच कोई वो सबसे ज्यादा स्टेबल पार्टिकल है, जिसका एफ नेट 0 होता है। तुम्हें फिजिक्स में पढ़ाया होगा सर ने, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है भाई, बोलो भाई। तो वो स्टेबल होता है, ठीक है। स्टेबल लोग क्या ही करेंगे जिंदगी में, कुछ नहीं करते फिर वो स्टेबल तो ऑलरेडी मस्त है, वो जिंदगी उनकी चकाचक चल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, जो पार्टिकल सरफेस पे है बेटा, जो पार्टिकल सरफेस पे है, सरफेस वाले पार्टिकल को, एक पार्टिकल को बनाते हैं हम लोग सरफेस वाले पार्टिकल को। ये सरफेस पे है तो इसके लेफ्ट साइड में पार्टिकल है, राइट साइड में पार्टिकल है, नीचे पार्टिकल है। लेकिन देखो ध्यान से देखो बेटा, इसकी जिंदगी में क्या हुआ, लेफ्ट वाला और राइट वाला तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन जो नीचे वाला है उसके करस्पॉन्डिंग ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है। यानी लेफ्ट में है, राइट में है, लेफ्ट में है, राइट में है, दोनों तरफ पार्टिकल फोर्स लग रहा है, लेकिन नीचे है, ऊपर कुछ नहीं है बेटा, ऊपर कुछ नहीं। तो देखो लेफ्ट वाला तो राइट वाले से कैंसिल आउट हो गया, यानी लेफ्ट और राइट वाला तो नेट फोर्स 0 हो गया, लेफ्ट और राइट वाला नेट फोर्स तो 0 हो गया। लेकिन ऊपर की वजह से यहां पर एक फोर्स होना चाहिए था, ये फोर्स यहां पर नॉट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट नहीं है ना बेटा, यहां पर ये प्रेजेंट नहीं है। इसी वजह से ये क्या करता है भाई, ये अपने सरफेस पर बाहर से किसी भी पार्टिकल की एक लेयर को अपने ऊपर डिपॉजिट कर लेता है, इसको डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देता है, सो दैट इसकी जिंदगी में क्या आ सके भाई, सो दैट इसकी जिंदगी में ये एफ नेट 0 हो सके इसका। तो बेसिकली जो यहाँ पर 0 पहले नहीं होता भाई, यहाँ पर पहले एफ नेट 0 नहीं होता, आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर एफ नेट 0 नहीं था। एफ नेट 0 ना होने के कारण, एफ नेट 0 ना होने के कारण सरफेस के ऊपर कुछ फोर्सेस की कमी रह जाती है, और उस कमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उस कमी को ही बोलते हैं हम लोग, सरफेस पे जो कमी रह गई उसको बोलते हैं हम लोग रेजिडुअल फोर्सेस। और उस रेजिडुअल फोर्सेस को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, उस रेजिडुअल फोर्सेस को किससे कंपनसेट किया जाता है, कंपनसेटेड बाय, ध्यान से देखो, इसको कंपनसेट किया जाता है किसी दूसरे टाइप के मैटर को अपने सरफेस पर बिठाकर। कोई दूसरा पार्टिकल आता है सरफेस पे रहेगा, और वो जैसी सरफेस पे रहेगा, कंपनसेटेड बाय, ये रहा कंपनसेटेड बाय कौन बेटा, तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा एडसॉर्बेट। कौन होगा ये, एडसॉर्बेट। बोलो बेटा जी, समझ में आ रही बात। तो कॉज, ये रीजन समझ में आ रहा है कि क्यों सरफेस पर इंटरेक्शन डेवलप हुई, क्यों किसी सरफेस पर कोई इंटरेक्शन डेवलप हुआ। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन फोर्स, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है ये एक बहुत ही वीक फोर्स है, ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। फोर्स तो काफी वीक है, क्योंकि आपके घर पे जो मट्टी की लेयर डेवलप होती है, किसी सामान पे काफी दिनों तक पड़े रह जाने पर वो बहुत ज्यादा मट्टी, 2.5-3 किलो मट्टी थोड़ी आके जम जाती है, बहुत ही पतली सी लेयर जमी होती है ना बेटा। बोलो, तो ये बहुत ही वीक फोर्स है, इतना भी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, ठीक है। रीजन बहुत बड़ा है। हाँ भाई बोलो, समझ में आया आप लोगों को ये बात? बोलो बेटा जी, क्या ये बात समझ में आई? बोलिए, अरे बोलो। छापो इसको, छापो ये चीज, छापो भाई, छापो इसको फटाफट। छापो बेटा जी इसको फटाफट। कौन सा वाला बेटा, रेजिडुअल फोर्स। बेटा देख, एक्चुअली देख, आपको मान लो, देखो इधर सुनो, इधर ध्यान से सुनो। अगर आपको एक पार्टिकल लेफ्ट से खींच रहा है, एक राइट से और एक लेफ्ट से खींच रहा है, तो क्या आप कहीं मूव करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। लेकिन एक सिर्फ नीचे से खींच रहा है, तो आपके अपोजिट डायरेक्शन, आप नीचे की तरफ भाग, हाँ देखो यहाँ, ये जो पार्टिकल है ये नीचे की तरफ पुल हो रहा होगा एक तरीके से, क्योंकि देखो राइट वाला तो लेफ्ट वाले से कैंसिल हो गया होगा, लेकिन नीचे वाले को कैंसिल करने के लिए ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है, तो ये ऊपर से एक पार्टिकल को अपनी तरफ खींच सकता है बेटा, ठीक है। इसी वजह से इसके ऊपर ना एक रेजिडुअल फोर्स नीचे की ओर नेट
डायरेक्ट नेट वर्ड, मतलब अगर यहाँ पर देखें तो एफ नेट यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है बेटा, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। कैसे एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड, ठीक है। और नीचे की तरफ एक्ट करने की वजह से वो क्या करता है, किसी हल्के सब्सटेंस को, बहुत ही हल्के सब्सटेंस को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से हमारे सब्सटेंस के ऊपर कोई ना कोई लेयर जमी हुई मिल जाती है बेटा। समझ में आ रही बात? बाकी तो केमिस्ट्री होती है कि कौन सा सब्सटेंस किस पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेगा, उसके पीछे भी कई सारी केमिस्ट्री है। जैसे मैंने बोला ना, सिलिका जेल पानी को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, चारकोल जो होता है इंप्योरिटीज को एब्जॉर्ब करता है। समझ में आ रही बात बेटा जी? छापो इसको, 1 मिनट, मेरी एक कॉल आ रही, छापो 1 मिनट में आ रहा हूं मैं। हाँ भाई, लिखा भाई, लिखो इसको, लिखो फटाफट लिखो। है भाई, बढ़िया है, लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तुम्हें, नया कुछ जानने को मिल रहा होगा, ठीक है। मतलब हर मैटर पे, अरे तुझे इतना नहीं देखना भाई, टेंशन मत ले, तुझे इतना कुछ देखना भी नहीं है, ठीक है। अभी पहले समझ तो ले, फिर कहाँ है रियल लाइफ एग्जांपल, बड़ी जल्दी देखेंगे हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल। हाँ, क्या चीज? क्या? अबे मजेदार चैप्टर है, थियोरेटिकल है तो बोरिंग नहीं है। पहली चीज ध्यान दे, क्या तेरे को बेकार लग रहा है? इतनी बढ़िया चीज तेरे को जानने को मिल रही है गधे। और थियोरेटिकल, अरे 12th क्लास के चैप्टर मजेदार है भाई सारे, 12th क्लास के चैप्टर बोरिंग नहीं है या कुछ भी, मजेदार चैप्टर है भाई, ठीक है। समझो ध्यान से, ठीक है। दिमाग दे इधर, दिमाग लगा इधर, थियोरेटिकल कर रहा गधे। अभी निकालता हूँ, इसमें न्यूमेरिकल भी निकाल के बताता हूँ तेरे को, रुक जा, तसल्ली रख, इसमें भी तेरे को न्यूमेरिकल दूंगा, तू रो मत, ठीक है। तो अभी तो रुक जा बस, ठीक है। थियोरेटिकल नहीं है, पर हमें इसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट ही पढ़ना है काफी अभी पहले, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल भी पॉइंट होता है, लेकिन वो अभी ज्यादा पढ़ना नहीं है, एक ही है इसके अंदर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन है इसके अंदर, ज्यादा पोर्शन, बाकी सारा थियोरेटिकल है। तो यार पढ़ने वाले हैं, वो साबुन सरफ के बारे में पढ़ेंगे आराम से, इसमें नमक चीनी सब पढ़ेंगे इसमें, ठीक है भाई। देखो अभी, हाँ भाई, हो गया ये सरफेस रीजन फॉर एब्जॉर्प्शन समझ में आया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, आगे बढ़ जाए, लिख लिया आप लोगों ने, फिर पता चले कोई बोले अचानक से सर रुक जाओ, लिख लिया भाई ना? चलो भाई, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से देखो, अब इसके पीछे देखो, अब हम कोई भी अगर फिनोमिना हो रहा है, तो उसके पीछे की केमिस्ट्री, उसके पीछे की थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स बिहाइंड, मैं अब ये भी बात करता हूँ, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ, अब इसको थर्मोडायनेमिक बिहेवियर की वजह से समझते हैं, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ एडजॉर्प्शन का थर्मोडायनेमिक बिहेवियर क्या कहता है हमसे? एडजॉर्प्शन, ठीक है। एडजॉर्प्शन यहां ध्यान से देखना, एडजॉर्प्शन के बारे में थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है? तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं बेटा, पहले ध्यान से देखो। अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है, आप लोगों को यह बात पता होगी, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो वो जनरली प्रोसेस का होना दो तरीके का होता है बेटा, एक होता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है, बोलो, एक होता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। आप बताओ, स्पॉन्टेनियस वो है जो अकर हो जाएगा, ठीक है, और नॉन स्पॉन्टेनियस वो है जो अकर नहीं होगा। तो स्पॉन्टेनियस को हम थर्मोडायनेमिक टर्म में क्या कहते हैं? हम कैसे चेक करेंगे कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है? कैसे चेक करते हैं बेटा, बताओ जल्दी से बोलो। कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कैसे पता लगता है? कौन सी टर्म से हमें पता लगता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है? बोलो, अरे बोलो गधो, तुमसे पूछ रहा हूं पहले मैं। हेलो बेटा, तुम लोगों को कुछ अता पता है जिंदगी में? अबे डेल्टा जी का नाम सुना है? गिव्स फ्री एनर्जी, बोलो। तुम लोग बोलते हैं हाँ, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो? डेल्टा जी की, अबे नेगेटिव, कौन है ये जीरो वाला? मेरे से मिल आके तो किसी दिन, जीरो वाला नेगेटिव, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव रहती है तब रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस कब होता है बेटा? जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव, ठीक है। और ये जीरो वाले को भी मैं बता दूं, जरा इधर देख, अगर जीरो है कहीं, तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है, दैट मीन्स वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है बेटा, वो इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है
और कौन से कंडीशन पर होती है? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम एक आइडियल कंडीशन होता है, सचमुच की एक्चुअल हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात? पहले तो समझ में आ रही बात? बोलो भाई। तो हमारे अगर प्रोसेस की बात की जाए, हमारा प्रोसेस क्या है? हम कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं एडजॉर्प्शन। और हमारा एडजॉर्प्शन तो हमने कहीं कहीं होता हुआ देखा है, सब जगह नहीं देखा पर कहीं जगह तो होता हुआ देखा है। और अगर एडजॉर्प्शन हो रहा है, अगर हो रहा है तो एडजॉर्प्शन का भी जो डेल्टा जी होना चाहिए, यानी कि डेल्टा जी ऑफ एडजॉर्प्शन, डेल्टा जी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होना चाहिए बेटा? नेगेटिव आना चाहिए। बोलो भाई, डेल्टा जी ऑफ एडजॉर्प्शन नेगेटिव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर हो रहा है तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि डेल्टा जी ऑफ एडजॉर्प्शन नेगेटिव होता है। बताओ भाई, चेक करेंगे अब हम। बोलो भाई, समझ में आ रही बात? बोलो भाई, है ना भाई? पल्ले पड़ी बात ना? पल्ले पड़ी ना बात बेटा? एडजॉर्प्शन नेगेटिव होगा, अब कैसे होगा वो भी बताते हैं। ये तो मैंने बोल दिया कि होना ही चाहिए, क्योंकि प्रोसेस हो रहा है मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी हो रहा है। लेकिन अब इसको चेक करते हैं ना, कैसे हो रहा है, कैसे नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखिए बेटा जी, यहाँ ध्यान से देखिए। हमारे पास कोई मैटर है, ये सब्सटेंस है, ये आपका, ये सब्सटेंस का नाम बताइए, ये एडजॉर्बेंट है, ये जो एडजॉर्ब करेगा, जो एडजॉर्ब करेगा बेटा। ठीक है, और हमारे पास बाहर कुछ पार्टिकल हैं जो इस पे अभी एडजॉर्ब होने वाले हैं। तो लेट सपोज ये डस्ट के पार्टिकल हैं, एटमॉस्फेयर में थे मस्त। ठीक है, ये मस्त एटमॉस्फेयर में थे बेटा, यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर एटमॉस्फेयर में घूम रहे थे बेचारे, फ्री नेचर बना करके घूम रहे थे, सब कुछ जिंदगी में अपना इनका सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, थोड़ी देर बाद मतलब कि काफी देर के बाद यहाँ पर एक चीज देखने को मिली, इस सरफेस पर थोड़ा बहुत एड्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो गया बेटा। वो पार्टिकल जो है ऊपर से क्या हुए, वो पार्टिकल यहाँ डिपॉजिट होने स्टार्ट हो गए। ये पार्टिकल यहाँ पर डिपॉजिट एड्जॉर्ब होने स्टार्ट हो गए एक तरीके से। तो ये एड्जॉर्ब हो रहा है, ये प्रोसेस दिख रहा है आपको एड्जॉर्प्शन का, ये प्रोसेस दिख रहा है बेटा। एड्जॉर्प्शन कैसे हो रहा होगा? बाहर से पार्टिकल आके एक जगह इकट्ठा हो रहे होंगे। बोलो भाई, बोलो भाई, क्या ये बात डायग्राम से समझ में आ रही है? बोलो बेटा जी, बोलिए। तो चलिए, इस प्रोसेस के लिए अब आप मुझे सोच के बताएंगे, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की क्या वैल्यू रही होगी बेटा? डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डेल्टा एच होता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इसको समझ लीजिए कि एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें बाहर से पार्टिकल आकर के एड्जॉर्बेंट के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहे हैं बेटा। तो मुझे बताइए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? बताओ भाई, बोलो बेटा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जब कोई चीज इंटरेक्ट करता है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी बताइए? इंटरेक्शन के अंदर डेल्टा एच कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। क्यों होना चाहिए नेगेटिव? बताइए, नेगेटिव होने का रीजन बताइए, नेगेटिव होने का रीजन बताइए। देखो मैं बताता हूं, क्योंकि इंटरेक्शन बन रहा है। इंटरेक्शन का मतलब, इंटरेक्शन बन रही है, इंटरेक्शन अकर होने का मतलब समझेंगे मेरी बात। आप मुझे बताइए, इंटरेक्शन का मतलब बॉन्ड, केमिकल बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन रहा है, एक वीक बॉन्ड तो बन रहा है ना बेटा। और बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी कि एनर्जी देनी पड़ेगी? बताइए, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी? बताइए, बोलो भाई, अरे बोलो। रिलीज होगी, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा बेटा, एक्सोथर्मिक होगा प्रोसेस। तो पहले तो आप ये दिमाग में रख लेंगे कि हाँ जी भाई, तो आपका जो एड्जॉर्प्शन होता है वो एक कैसा प्रोसेस है बेटा? एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें एनर्जी, इसमें हीट निकलती है, क्योंकि नए इंटरेक्शन बन रहे हैं ना, और जब इंटरेक्शन बनती है तो हीट निकलती है बेटा जी। क्या बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? बोलो भाई, पहला पॉइंट समझ में आया, डेल्टा एच के बारे में समझ में आया? बोलो भाई। अच्छा, अब जरा बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या होता है बेटा? डेल्टा एस क्या होता है बताइए? इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी। बताइए यहां पर इंट्रोपी के बारे में क्या कह सकते हैं? इंट्रोपी घट रही है या इंट्रोपी बढ़ रही है? पहले तो ये बताओ, किसको किसको इंट्रोपी का पता नहीं है, इंट्रोपी क्या होती है? बोलो भाई, इंट्रोपी क्या होती है? बताओ, इंट्रोपी क्या होती है? पहले तो ये बताओ, इंट्रोपी क्या होती है भाई? बोलो बेटा, अरे बोलो, इंट्रोपी क्या होती है? भूल गया, अरे वाह, चलो इतना तो तू कम से कम बोला मेरे लिए। इंट्रोपी, देखे यहाँ, इंट्रोपी क्या होती है? थर्मोडायनेमिक मैंने ही पढ़ाई थी, भूल गए कदो। इधर देख, इंट्रोपी होती है मेजर ऑफ रैंडमनेस, मेजर ऑफ रैंडमनेस। मैं बताता हूँ कौन कितना ज्यादा रैंडम है, किसके अंदर बहुत ज्यादा रैंडम है, जिसके अंदर रैंडमनेस
रैंडमनेस बहुत ज्यादा होगी, उसकी इंट्रोपी बहुत ज्यादा होगी। तो एग्जांपल के तौर पे जो गैस होते हैं बेटा, मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूं यहाँ पर, गैस जो होते हैं उनकी इंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर सॉलिड की होती है। गैस की सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि गैस के पार्टिकल सबसे ज्यादा रैंडम तरीके से भाग दौड़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपको अब याद आया समझ में? तो बताओ भाई, यहां पर इंट्रोपी के साथ क्या हो रहा है? यहां पर इंट्रोपी घट रही है, बढ़ रही है, क्या हो रहा है बेटा बताइए? बोलो भाई, बोलो भाई, अरे सोच के बताओ ना, सामने देख के बताओ यार। हाँ, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि पार्टिकल पहले दूर दूर थे, ये रैंडम पार्टिकल थे, ये बेचारे, ये सारे पार्टिकल हवा में घूम रहे हैं, तो रैंडम है ना ये। और लेकिन ये रैंडम पार्टिकल के साथ हुआ क्या बेचारों के साथ? इनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई? ये सारे के सारे रैंडम पार्टिकल एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। एडजॉर्ब होने का मतलब क्या है? एक जगह कंडेंस हो रहे हैं ना बेटा, और कंडेंस हो रहे हैं इसका मतलब इकट्ठा हो रहे हैं, यानी कि उनकी रैंडमनेस क्या हो रही है? घट रही है। और रैंडमनेस घट रही है, इसका मतलब उनका डेल्टा एस क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। यानी यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ पर आप क्या कहेंगे? कौन आया ये लेट लतीफ अचानक से? कौन एंटर, कौन छोड़ के भागा था भाई? किसकी क्लास छूटी है बीच में? ये देखो अब सूरज, अरे भाई आ गया, देखो यहाँ। तो बेटा जी यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग? यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर हम लोग कहेंगे रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये डेल्टा एस नेगेटिव होने का रीजन समझ में आ रहा है? रैंडमनेस क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है। क्या बात समझ में आ रही है सबको? क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो देखो इन दोनों पॉइंट्स में, देखो इन दोनों पॉइंट्स पर भी सिंगल क्वेश्चन बन सकता है कि भाई व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एच फॉर एडजॉर्प्शन और व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एस फॉर एडजॉर्प्शन। मतलब ये दोनों पॉइंट भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भाई डेल्टा एच की क्या वैल्यू रहती है, डेल्टा एच का क्या साइन रहता है। तो ये एक नंबर के क्वेश्चन पेपर में आए भी हुए हैं ये। ठीक है, तो एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इससे देखेंगे, इन दोनों को मिला करके डेल्टा जी के बारे में देखेंगे। तो ये हो गया बेटा, ये छाप लिया आपने, पहले छापो इसको, इस चीज को छापो, यहाँ पर इस चीज को छापो भाई, इस चीज को छाप लीजिए, इस चीज को छाप लीजिए बेटा जी। ठीक है भाई, हाँ भाई बोलिए भाई, यहाँ पर ये चीज क्लियर हो रही है आपको? हाँ, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स क्लियर हो रही है ना? रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है बेटा, यहाँ पर रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है भाई। ठीक है, डेल्टा एच और डेल्टा एस देखा है अभी डेल्टा जी नहीं देखा, अभी डेल्टा जी देखेंगे हम। ये चीज पहले छाप लीजिए आपने। हो गया? हो गया बेटा, बताओ, बोलो भाई। अरे लिख लिया? लिखो लिखो लिखो, जल्दी नहीं, लिखो लिखो लिखो, फिर बताना। लिख लो तुम। हाँ भाई, लिख लिया बेटा जी? और रोहित आने की कोशिश कर रहा, पर ये बेचारा आ नहीं पा रहा। कोई नहीं, इसको वीडियो भेज देना आज का। हाँ भाई, अरे लिख लिया तुम लोगों ने? लिख लिया बेटा? लिख लिया क्या? हो गया ना? चलो अब डेल्टा जी को देखते हैं भाई। देखो यहाँ डेल्टा जी देखते हैं बेटा। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला बताइए मुझे, डेल्टा जी का फॉर्मूला बताओ भाई, बोलो डेल्टा जी का फॉर्मूला। हाँ जी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ बताइए डेल्टा एच का साइन कैसा आ रहा है बेटा? हमने अभी भी देखा, नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस क्या आ रहा है बेटा? नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना, ये वाला जो नेगेटिव है, ये ऑलरेडी टी डेल्टा एस के पास एक नेगेटिव पड़ा हुआ। देखो यहाँ पर ये वाला जो नेगेटिव है, इस वाले नेगेटिव के साथ मिलकर के क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका नेगेटिव रहेगा। तो एक बात देखिए, अगर डेल्टा जी की वैल्यू को मुझे नेगेटिव लाना है,
इसके लिए मेरे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए बेटा, डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहना चाहिए टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से, मतलब पॉजिटिव वाले का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होना चाहिए। तो पॉजिटिव वाला हिस्सा कौन है बेटा, ये टी डेल्टा एस आपका पॉजिटिव हिस्सा हो गया, और आपका पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा, ये डेल्टा एच कौन सा हिस्सा हो गया बेटा, नेगेटिव वाला हिस्सा हो गया। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू को नेगेटिव होना है तो नेगेटिव वाले हिस्से का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए। बोलो भाई, बोलो बेटा जी, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो भाई, बोलो भाई, ये कंडीशन होनी चाहिए ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखो, अगर डेल्टा जी की वैल्यू तुम्हें माइनस में चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में कब आएगी भाई, जब डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, क्योंकि डेल्टा एच किस में, माइनस में है ना, और माइनस वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। बता, माइनस का 10 प्लस का 5, आंसर क्या आएगा बता, माइनस का 5 आएगा। तो माइनस वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तभी तो तेरा एक्चुअल जो टोटल आंसर वो माइनस में आएगा बेटा, बोल, तभी तो वो तेरा आंसर माइनस में आएगा ना। तो यहां ध्यान से देख, अगर माइनस में लाना है तो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, या फिर यूं कह लो टी डेल्टा एस की वैल्यू कम होनी चाहिए। और टी डेल्टा एस की वैल्यू कम होने का मतलब टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू को अगर कम करना है, लो करना है, कम करना है, तो इसके लिए टेम्परेचर की वैल्यू अगर मैं लो कर दूं, टेम्परेचर की वैल्यू क्या कर दूं बेटा, लो कर दूं, कम टेम्परेचर रखूं, तो कम टेम्परेचर पर टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम ही आएगी। और टी डेल्टा एस की वैल्यू कम रहेगी तो आपका डेल्टा एच ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो डेल्टा एच को मैं घटा बढ़ा नहीं सकता बेटा, मैं ये टेम्परेचर वाले फैक्टर के साथ थोड़ा खेल सकता हूँ, टेम्परेचर वाले फैक्टर के साथ थोड़ा बहुत खेल सकता हूँ, क्योंकि टेम्परेचर मेरे हाथ में होता है डायरेक्टली, ठीक है। तो इसलिए मैंने टी डेल्टा एस को कम कर दिया। टी डेल्टा एस को घटाने का मतलब है टेम्परेचर घटा दो, और टेम्परेचर घटाने का मतलब है लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस फेवर होता है, लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस क्या होता है बेटा, स्पॉन्टेनियस बोल रहा हूँ, एड्सॉर्प्शन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, एड्सॉर्प्शन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है, यानी लो टेम्परेचर पर एड्सॉर्प्शन के होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और ऑब्वियस सी बात है ना, आप बताओ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो पार्टिकल तो दूर दूर भाग जाएंगे, तो फिर काहे को वो एड्सॉर्ब होने आ रहे हैं, उनको तो इकट्ठा करना है ना, उनको इकट्ठा करना है तो टेम्परेचर तो कम ही रखना चाहिए तुम्हें। बोलो भाई, बोलो बेटा जी, समझ में आ रही है बात, बोलो भाई, बोलो भाई, है ना। तो यहां ध्यान रखेंगे, एड्सॉर्प्शन यहां पर ध्यान से देखना, एड्सॉर्प्शन अकर्स एट लोअर टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर पर होते हैं ज्यादातर, ठीक है, लोअर टेम्परेचर पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है भाई। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना, ये क्वेश्चन है आपके पेपर का, क्वेश्चन है कि एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, एड्सॉर्प्शन जो है, एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, ऑल ऐसे बोलता, ऑलवेज एक्सोथर्मिक बोलता। कौन कर गया ये मेरा माइक कैसे ऑफ हो जाता है, ऑन तो हो गया, अरे हाँ, हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है। एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एड्सॉर्प्शन जो है मेरा हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो व्हाई, तो आप लोग बता देना, क्योंकि इंटरेक्शन फॉर्म हो रही है, और इंटरेक्शन फॉर्म होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है मतलब एक्सोथर्मिक है। समझ में आ रही बात भाई। तो एक लाइन का आंसर है इसका, कोई बहुत बड़ा लंबा आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। बोलो बेटा जी, हाँ भाई, क्लियर हो रही बात, बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने, इसको लिख लिया भाई, हाँ भाई लिख लिया ना, आप सुनिए, छाप लिया, देखो देखो भाई, आगे देखो। तो ये थर्मोडायनेमिक बिहेवियर था बेटा, ये थर्मोडायनेमिक बिहेवियर था, ठीक है। आप सुनेंगे आगे, अब बात करते हैं हम लोग। अरे कैसे हो रहा है ये, कौन है ये इंटेलिजेंट बेटा, कौन छेड़ाखानी कर रहा है बे, मार खाना है कि किसी को, पहले बता दो। हाँ भाई देखो यहाँ पर, देखो, हाँ अब आ रही आवाज, अब आ रही आवाज, चलो जी, तो देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं बेटा जी, मान लीजिए
कोई सब्सटेंस था, कोई एडजॉर्बेंट था, कोई मेरे पास एडजॉर्बेंट था, इस एडजॉर्बेंट के ऊपर कुछ चीज ऑलरेडी एडजॉर्ब हुई पड़ी है। अरे कौन आ रहा है? बेटा आज नहीं है, डेली होता है, ठीक है। तो तुम्हारे इंटरनेट की प्रॉब्लम तो मैं यहाँ बैठे बैठे सॉल्व नहीं कर सकता ना भाई, मेरी तरफ से प्रॉब्लम होती है तो उसका इधर देख ले, चल इधर देख ले, हो नहीं जा रहा है, अभी बताता हूँ। इधर देख, यहाँ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट के ऊपर कोई चीज एडजॉर्ब हुई पड़ी है बेटा, एडजॉर्बेंट के ऊपर कोई चीज एडजॉर्ब हुई पड़ी है। तो इसमें से जो अगर आप ये एडजॉर्बेट है बेटा, ये एडजॉर्बेट है, ये एडजॉर्बेट है। तो अगर मैं एडजॉर्बेट का रिमूवल करूं, रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट, क्योंकि देखो कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो होगा नहीं बेटा, तो एडजॉर्बेट को बड़ी आसानी से हटाया जा सकता है। इस प्रोसेस को नाम देते हैं हम लोग डिसॉर्प्शन। इसको क्या नाम देते हैं बेटा? डिसॉर्प्शन। बोलो बेटा जी, ये डिसॉर्प्शन समझ में आ रहा है? बोलो भाई, बोलो भाई, हाँ भाई, डिसॉर्प्शन समझ में आ रहा है? तो ये डिसॉर्प्शन हो गया। डिसॉर्प्शन एडजॉर्प्शन का उल्टा है, एडजॉर्प्शन का उल्टा। एडजॉर्प्शन में पार्टिकल एडजॉर्ब होता है, डिसॉर्प्शन में पार्टिकल्स को भगाया जाता है वहां से निकाल के, चल भाई निकल बाहर, बहुत हो है ना ऐसे, ठीक है भाई। ये चीज समझ में आ रही है बेटा? बहुत सिंपल सी बात। आगे देखेंगे, ये जो हमारा एडजॉर्प्शन है ये दो टाइप का हो सकता है। एडजॉर्प्शन जो होगा बेटा, ये दो टाइप्स के एडजॉर्प्शन हमारे पास हो सकते हैं। एक होगा फिजियोजॉर्प्शन, एक होगा फिजियोजॉर्प्शन, फिजियोजॉर्प्शन, ठीक है बेटा, और एक होगा हमारे पास कैमियोजॉर्प्शन। नाम से समझ में आ रहा होगा कुछ बेटा? नाम से समझ में आ रहा होगा? बोलो भाई। तो फिजियोजॉर्प्शन क्या है बेटा? हाँ हाँ, यहाँ पर ये है फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन, ये है हमारे पास फिजिकल एडजॉर्प्शन, और ये होगा केमिकल एडजॉर्प्शन। तो देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन सेम बिल्कुल उतना ही, इसके अंदर बहुत मतलब अभी डिटेल में पढ़ने वाले। अरे यार कैसे म्यूट हो रहा है बार बार? क्या दिक्कत है? म्यूट क्यों हो रहा है बार बार? पता नहीं मिलकर देखते हैं। केमिकल एडजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन, तो ये सिमिलर उसी की तरह है जैसे केमिस्ट्री में 10th क्लास में आपने कभी पढ़ा था केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, है ना। तो फिजिकल चेंज एक तरीके से आपको दिख जाएगा बेटा यहाँ। फिजिकल चेंज क्या होंगे ये अभी बाद में वैसे बात करेंगे, सिंपल भाषा में बता देता हूँ। ये रिवर्सिबल रहे होंगे और ये इरिवर्सिबल रहेंगे, और भी कई सारे फैक्टर होंगे वैसे यहाँ पर, सिर्फ एक फैक्टर नहीं होगा, पर मैंने एक जनरल से बात की बोली है। बोलो भाई, बोलो बेटा जी, अरे समझ में आ रहा है क्या? बोलिए भाई, ठीक है भाई। तो ये बातें हैं बेटा आपकी, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले। ये चीज लिख लीजिए पहले आप, ये चीज लिख लीजिए आप पहले, ये चीज लिख लीजिए आप लोग, ठीक है भाई। इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इनको अब हम डिटेल में अगली क्लास में ही पढ़ेंगे, क्योंकि इस टाइम पढ़ेंगे तो कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा बिना बात। आपकी फिजिक्स की भी क्लास होगी, ठीक है भाई। तो अभी तक पहले आप बताइए, अभी तक की किसी भी चीज में कोई डाउट आया? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट है? बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट है? बोलो भाई, अरे किसी को कोई डाउट है क्या? बोलिए। अरे पूछ लो गधो, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, बोलो। ये बोल भी नहीं रहा। सबको समझ में आ गया? तो बेटा जी, हाँ तो बेटा जी प्लीज आप लोग देख लीजिए, और कोई दिक्कत हो, डाउट हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज अपनी क्या कहते हैं मेरे को मतलब मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो भी दिक्कत हो, ठीक है भाई। और यार तुम लोगों की फीस, ये आर्यन देख, आर्यन निकल गया बहुत जल्दी। भाई लोगों को फीस प्लीज सबमिट करो यार, ठीक है। 15 तारीख हो जाती है बेटा जी, 10 से पहले आपकी पेमेंट आ जानी चाहिए, पर आप लोग वही टाइम को देखते नहीं हो भाई। तो प्लीज ना आप लोग अपनी टाइमली पेमेंट किया कीजिए, वरना हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे बिना बात, आपको भी नुकसान होगा भाई इन चीजों को लेकर। तो प्लीज ऐसा ना करें कि हम स्ट्रिक्टली कुछ बोले आपको, ठीक है। टाइमली फी पे कर दीजिए, किया कीजिए भाई, ठीक है। हाँ भाई चलो जी, तो देख लो, अगर किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है, एल्स आपकी क्लास यहाँ पर ओवर होती है बेटा जी।